रेडियो उड़ान पर अपने फेवरेट शो बुक वर्ड के किसी भी शो को मिस ना करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल और प्रेस करें बेल आइकन। When you lose something, don't think of it as a loss. Accept it as a gift that gets you on the path you were meant to travel on. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आज आप ही की पसंद की नॉवल लेकर आई हूँ जिसके लिए आप मुझे इतने दिनों से बोल रहे थे। जानते हैं मैं पहले कोई और नॉवल आने वाली थी पर आपने इतना बोला कि मुझे मजबूरन यही नॉवल पहले करनी पड़ी। जी हाँ, आज एक बार फिर चेतन भगत, हमारे प्यारे चेतन भगत की एक नॉवल के साथ हाजिर हो गई हूँ। आज जो नॉवल मैं इस शो में करने वाली हूँ उसका नाम है द गर्ल इन रूम 105। जी हाँ, ये चेतन भगत की बाकी नॉवल से थोड़ी अलग है, थोड़ी हटके। चेतन भगत जिनकी 8 बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स हम ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं, जिनकी 12 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज वर्ल्ड वाइड बिकी और अराउंड 20 लैंग्वेजेस में इन नॉवेल्स को ट्रांसलेट करके पढ़ा गया। और ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि इंडिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में इनका नाम आ चुका है और न्यूयॉर्क टाइम ने उन्हें इंडिया का बिगेस्ट सेलिंग ऑथर बताया है। चेतन भगत जिनकी लाइफ के बारे में अभी तक हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की, IIM अहमदाबाद से MBA किया, इन्वेस्टमेंट बैंक में बहुत दिनों तक काम किया। उसके बाद जॉब छोड़कर वो फुल टाइम राइटर बन गए। न्यूज़पेपर्स में ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, हमारे लिए अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं। और आज की ये जो बुक है, आज की जो नॉवल है, ये बाकी नॉवल से काफी अलग है। जी हाँ, ये एक सस्पेंस स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नॉवल फिक्शनल है, किसी भी रियल पर्सन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं। और नॉवल शुरू कैसे हुई, इसके पीछे भी हमेशा एक कहानी रहती है ना, ऐसे ही इस नॉवल की भी एक कहानी है। मिस्टर चेतन भगत जो कि हैदराबाद से दिल्ली आ रहे थे, इंडिगो की फ्लाइट में थे। हैदराबाद में एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, लेट नाइट की फ्लाइट ली थी दिल्ली जाने के लिए और सर दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुई सीट बेल्ट लगाने के लिए। सीट बेल्ट का दूसरा सिरा कहाँ चला गया? चेतन जिन्हें बेल्ट का एक साइड मिल ही नहीं रहा था। तभी फ्लाइट अटेंडेंट ने पर्सनली उन्हें रिमाइंड किया सीट बेल्ट लगाने के लिए। वो सोच रहे होंगे एक स्टूपिड पैसेंजर है जो नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहता, पर सच में चेतन को अपनी बेल्ट का हिस्सा मिल ही नहीं रहा था। आप अपनी बेल्ट के ऊपर बैठे हैं। साथ में जो पैसेंजर बैठा था उसने चेतन से कहा, ओफो मैं कितना स्टूपिड हूँ। चेतन ने उबासी लेते हुए अपनी बेल्ट बंद की। बहुत टफ फ्लाइट है ना, क्या हुआ, किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं? चेतन ने बहुत ही हैरानी के साथ उस लड़के की तरफ देखा। नहीं, वापस लौट रहा हूँ। क्यों? सॉरी, मैंने आपका बोर्डिंग पास देखा था। चेतन भगत द फेमस राइटर। हाँ, फिलहाल तो एग्जाम भी हूँ, आंखें खुलने को तैयार ही नहीं। कॉफी मिलेगी क्या? नहीं सर, अभी तो फ्लाइट उड़ी भी नहीं है, अभी कोई सर्विस नहीं मिलने वाली। हाय, मेरा नाम केशव राज पुरोहित है। उस लड़के ने चेतन के साथ हाथ मिलाया। फ्लाइट जो कि टेक ऑफ कर रही थी, चेतन का दिल थोड़ा घबरा रहा था। उसने अपनी सीट का हैंडल पकड़ लिया था। कितना अजीब है ना ये, कितना अमेजिंग भी कि हम इस बंद डिब्बे में हैं, हमारा वेदर पे कोई कंट्रोल नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक गलत हवा का झोंका अगर आ गया तो इस फ्लाइट के चित्रे चित्रे उड़ जाएंगे। वाओ, कितने कंफर्टिंग वर्ड्स हैं, चेतन ने कहा। वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। आधे घंटे बाद जब फ्लाइट हवा में स्टेबल हो गई, तब चेतन ने अपने लिए 2 कॉफी मंगाई। तुम भी कॉफी पियोगे क्या? चेतन ने केशव से पूछा। नहीं सर, केशव ने कहा। फ्लाइट अटेंडेंट की तरफ देखते हुए केशव ने कहा, क्या प्लेन मिल्क मिलेगा? नो सर, वी जस्ट हैव कॉफी, टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक। ओह माय गॉड, ये लड़का क्या सोच रहा है? ये क्या डेयरी फार्म में है? और क्या इसकी उम्र 12 साल है? ओके, तो आप मेरे लिए चाय ले आइए, केशव ने कहा। कॉफी आते ही चेतन ने अपना पहला कप ऐसे पी लिया जैसे वो एक मोबाइल फोन है जिसकी बैटरी लो हो गई है, उसे जल्दी ही अपने आप को चार्ज करना होगा वरना बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब आप थोड़े बेटर लग रहे हैं, केशव ने चेतन से कहा। पहली बार रोशनी में चेतन ने उस लड़के का फेस देखा।
काफी हैंडसम है, मिड 20s में होगा, पर अपनी एज के हिसाब से लगता है इसने बहुत जिंदगी देखी है। यार मैं क्या करूं, मुझे इन सारी चीजों की आदत पड़ी हुई है, मैं प्योरली एडिक्टेड हूँ। ठीक है, दुनिया में और सारी बुरी चीजें भी तो हैं एडिक्शन के लिए। क्या सिगरेट, शराब? नहीं, उससे भी खतरनाक। ड्रग्स? नहीं, उससे भी खतरनाक। और वो क्या? चेतन ने पूछा। प्यार? ये सुनकर चेतन को हंसी आ गई। क्या बात है, डीप बातें कर रहे हो। तुम करते क्या हो केशव? मैं पढ़ाता हूँ। ओके, और वो क्या? मैं आप ही के कॉलेज से हूँ, 2013 बैच। अच्छा, तो तुम मुझे रिमाइंड करा रहे हो कि मेरी एज कितनी बढ़ चुकी है। ये सुनने के बाद केशव और चेतन एक साथ हंस दिए। केशव ने अपने बालों पर हाथ फेरा, मिलिट्री कट कराया हुआ था, लेफ्ट ईयर में एक डायमंड स्टड पहना हुआ था। हाथ मसलते हुए केशव ने कहा, एक्चुअली मेरे पास एक कहानी है आपके लिए। ओह नो, प्लीज नॉट अगेन। आई मीन, मैं रूड नहीं होना चाहता, बट एक्चुअली मैं बहुत थक चुका हूँ। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आप मेरी कहानी में इंटरेस्टेड होंगे, पर मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आपके पास तो पता नहीं कितने लोग आते होंगे अपनी कहानी लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है, बट सॉरी यार, मुझे रूड नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम मुझे एक्सक्यूज करोगे, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं? चेतन, जो कि बहुत ज्यादा थके हुए थे, आंख बंद करके थोड़ी देर सो जाना चाहते थे। केशव, जो सामने ही सीट की तरफ देखे जा रहा था। 20 मिनट के बाद चेतन की आंख खुली तो उसने देखा अभी भी केशव सामने ही देख रहा है। I mean, मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारी कहानी सुन ही लेता हूँ, अगर तुम थोड़ा शॉर्ट में सुनाओ तो। नहीं सर, आपको इतना ऑब्लिगेटेड फील करने की कोई जरूरत नहीं। इट्स ओके विद मी। नहीं यार, मैं ऑब्लिगेटेड फील कर रहा हूँ, और ऊपर से तुम देखो सामने की तरफ देख रहे हो, बात करते हुए मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। नहीं सर, इट्स ओके, आपको मेरी कहानी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। एक और बात कहूँ केशव, तुमने कहा था ना लव, और मैं लव स्टोरी से थक गया हूँ यार। एक और चेतन भगत की लव स्टोरी नहीं, आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट। मुझे कुछ अलग हटके कहानी लिखनी है, कुछ डिफरेंट। आजकल कौन लव स्टोरीज में इंटरेस्टेड होता है? एक लड़का और एक लड़की मिले, बिछड़ गए, फिर मिल गए, सो बोरिंग ना। सर, ये कहानी एक्चुअल में लव स्टोरी नहीं है। ये मेरी एक्स लवर के बारे में जरूर है, बट इट इज नॉट अ लव स्टोरी। एक्स लवर मतलब तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया? यस सर, केशव ने कहा। ओके, लेट मी गेस, तुम दोनों की लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, और अब तुम उस लड़की के पास वापस जाना चाहते हो? समथिंग लाइक दैट? यस सर, इट्स लाइक दैट ओनली। ओके, और तुम वापस गए या नहीं? नहीं सर, मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता। और वो क्यों? चेतन ने पूछा। छोड़िए ना सर, आपको मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, मैं बस पूछ ही तो रहा हूँ, चेतन ने कहा। सर, कैन यू एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। उस लड़के ने आंखें बंद की और वो एक्चुअली सो गया। क्या आप एक राइटर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसने कैफीन पी हुई है, और आप एक कहानी शुरू करते हो, इंटरेस्ट डेवलप करते हो, और उसके बाद खुद ही सो जाते हो? दिस इज टोटली अनफेयर। चेतन ने उस लड़के का शोल्डर हिलाकर उसे उठाया। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे और उस लड़की के बीच? किसके? मेरे और ज़ारा के बीच? ओके, तो उस लड़की का नाम ज़ारा है? चेतन ने पूछा। हाँ, ज़ारा लोन। और क्या हुआ तुम दोनों के बीच? सर, इट्स ओके, प्लीज, अगर आपको एक्चुअल में कहानी जाननी है ना, तो आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है मैं उस पर बुक भी लिख दूँ, चेतन ने कहा। नहीं सर, आप रहने दीजिए। आप वही क्यूट बॉय और क्यूट गर्ल की हाफ गर्लफ्रेंड या फिर इस बार क्वार्टर गर्लफ्रेंड, ऐसी ही बुक्स लिखिए। छोड़िए, मेरी कहानी शायद आपको ना पसंद आए। चेतन ने उस लड़की का ये सरकाज़म बिल्कुल इग्नोर कर दिया और एक बार फिर पूछा, आखिर क्या हुआ तुम्हारे और ज़ारा लोन के बीच में? केशव को आज भी याद है, उस दिन 31 दिसंबर था। केशव अपने दोस्त सौरभ के साथ चंदन ग्रुप्स, जहाँ पर ये दोनों एज ए टीचर काम करते हैं, उनकी न्यू ईयर पार्टी में थे। केशव, जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, और सौरभ उसे बार बार रोक रहा था। बस करो यार, कितना पियोगे? चलो अब बाहर चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर ले लो।
गॉड, यहाँ तो बहुत ठंड है सौरभ, चलो ना अंदर चलते हैं। नहीं, पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम और नहीं पियोगे। सौरभ, जो कि बार बार केशव को ड्रिंक करने से रोक रहा था, तुम जानते हो ना तुम्हें चढ़ जाती है, फिर भी तुम मानते क्यों नहीं हो? मुझे कहाँ चढ़ी है यार, मुझे बस विस्की चाहिए, चलो ना अंदर। I just can't stand here। रुक जाओ थोड़ी देर, थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप को, फिर चलते हैं। केशव ने अपना फोन निकाल लिया था और एक कॉन्टैक्ट खोला था व्हाट्सएप पर। देखो कितनी सुंदर लग रही है ये ब्लैक साड़ी में। केशव ने अपना फोन सौरभ की तरफ किया। कहाँ अच्छी लग रही है? आजकल कौन पहनता है ब्लैक साड़ी? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सौरभ हमेशा उसे ज़ारा के खिलाफ रोकता रहता था। क्या बात कर रहे हो यार, शी इज सो ब्यूटीफुल एंड सो स्टनिंग। इसके जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और जानते हो उसने इससे क्या कहा था? We are done with each other। इसने मुझसे तो पूछा ही नहीं। How can she say we? मैं तो आज तक उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। ओफो, ये फोन बंद करो केशव, कहीं गलती से कॉल ना लग जाए। सौरभ, जो कि केशव का एक बहुत अच्छा कंपेनियन, बहुत अच्छा दोस्त है, वो जयपुर से है और केशव अलवर से। दोनों को ही कॉलेज के बाद जॉब नहीं मिली थी, इसलिए दोनों ने चंदन क्लासेस ज्वाइन कर लिए। हाँ, दोनों का ये प्लान जरूर है कि जैसे ही पहली जॉब मिलेगी वो चंदन क्लासेस को तो बिल्कुल छोड़ देंगे। ओह माय गॉड, कितनी स्टनिंग है ना ज़ारा। केशव अभी भी लगातार ज़ारा की फोटो को देखे जा रहा था। पता नहीं, अंदर चले, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम और नहीं पियोगे। 3 long years। हाँ, जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? यही कि तुमने ज़ारा को 3 साल डेट किया है। सिर्फ 3 साल नहीं, 3 साल 2 महीने और 3 हफ्ते। हाँ, सब जानता हूँ। तुम कैसे मिले और कैसे ब्रेकअप हुआ। ये न्यू ईयर नाइट ही तो थी। रॉन्डेवू वेस्ट से न्यू ईयर नाइट का सफर कितना ब्यूटीफुल था। आई नो, अब अंदर चले, सौरभ ने कहा। जानते हो मैं पहली बार ज़ारा से कैसे मिला? हाँ भाई जानता हूँ, 50 बार सुन चुका हूँ ये कहानी। नहीं, तुम नहीं जानते। 7 साल पहले की बात है। रॉन्डेवू फेस्ट, IIT दिल्ली, फाइनल राउंड। स्टेज पर खड़ी हुई ज़ारा वो व्हाइट सलवार कमीज पहनकर इतनी खूबसूरत और इतनी स्टनिंग लग रही थी कि किसी की भी नजरें ज़ारा से हट नहीं रही थी। उसका जो अपोनेंट था वो भी कुछ देर के लिए चुप हो गया था ज़ारा की ब्यूटी और उसका ऑरा देखकर। टॉपिक शायद था, शुड पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन बी बैन्ड। पर ज़ारा क्या बोल रही थी उस पर मेरा ध्यान जा ही नहीं रहा था। बस मैं लगातार उसी को देखे जा रहा था। 5 feet 3 inches, इतना फेयर कॉम्प्लेक्शन, इतना कॉन्फिडेंस, एक अलग, एक बहुत ही कैरिस्मेटिक अरोमा, जिसे देखकर मैं वहीं पर फ्रीज हो गया था। बस इतना ही चाहता था कि टॉपिक जो भी हो वो कैसे डिबेट कर रही है, बस जीते तो सिर्फ और सिर्फ ज़ारा। ज़ारा का कहना था कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन को बैन करना चाहिए। भाई अपोनेंट जो कि शुरू में ज़ारा को ओवरपावर कर रहा था, लग रहा था कि ज़ारा हारने वाली है। तभी ज़ारा ने अपना पक्ष स्ट्रॉन्ग करते हुए एक बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया, जिस पर केशव ने दूर से जोर से बोला, शाबाश, ये हुई ना बात। ज़ारा ने भी केशव की तरफ देखा और मुस्कुरा दी और कहा, इसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। उसके बाद ज़ारा ने ऐसे ओवरपावर किया कि उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिली और डिबेट वही जीत गई, जिस पर केशव ने बहुत जोर से विसल बजाया था। कॉलेज में सबसे अच्छा विसल केशव ही तो बजाता है। उसके साथ बैठे हुए लड़के ने पूछा भी था, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? केशव ने मन में सोचा, है तो नहीं पर बनेगी जरूर। ज़ारा ने केशव की तरफ देखकर स्माइल भी किया था। कंपटीशन के बाद बाहर जब केशव कुछ खाने के लिए गया, थैंक्स फॉर द चीयरिंग, पीछे ज़ारा को खड़ा देखकर केशव हैरान रह गया था। हाँ भाई, उसके बाद की कहानी मुझे पता है। उसके बाद ज़ारा को भूख लग रही थी, तुम दोनों कुछ खाने के लिए चले गए। अरे तुम्हें कैसे पता? हाँ, उसके बाद की चीजें भी पता है। उसके बाद तुम दोनों ने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए। ज़ारा ने पराठा ऑर्डर किया, तुमने डोसा। पराठा अच्छा नहीं था तो तुमने ज़ारा को अपना थोड़ा सा डोसा दे दिया। सब पता है यार, मुझे कितनी बार बताओगे? तभी बाहर एक वेटर विस्की लेकर आ गया। सौरभ के मना करने पर भी केशव ने विस्की का ग्लास उठा लिया। अंदर चलो यार, बहुत ज्यादा ठंड है, मैं फ्रीज हो जाऊंगा। तुम ये विस्की पियो, बिल्कुल फ्रीज नहीं होगे, इससे तुम्हें गर्मी मिलेगी। नहीं,
विस्की से कोई गर्मी नहीं मिलती बल्कि हीट लॉस होती है। ओ माय गॉड सौरभ, फिर से केमिस्ट्री मत शुरू करो प्लीज। लो एक घूंट पियो, मेरे कहने से पीकर तो देखो। मना करने पर भी सौरभ को जबरदस्ती केशव ने एक घूंट पिला ही दी। चले अंदर, उन लोगों को लगेगा कि हम एंटी सोशल हैं। हो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो हमें ये जॉब छोड़नी ही है, जो सोचना है सोचने दो। नहीं चलो ना, थोड़ी देर बात कर लेते हैं ना, क्या पागलों की जैसे हम अकेले खड़े हैं। रुको रुको, मुझे एक कॉल करनी है। तभी केशव ने अपने फोन पर जारा का कॉन्टैक्ट ओपन किया। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो केशव, पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ, आज न्यू ईयर्स ईव है, मैं उसे विश भी नहीं कर सकता। प्लीज केशव। सौरभ जो कि केशव के हाथ से फोन खींच रहा था, पर जैसे जैसे केशव ने फोन मिला ही दिया, सीधे हाथ से फोन पकड़ा और उल्टे हाथ से सौरभ को रोका अपने पास आने से। बेल बज रही है, 3 बेल, 4 बेल, 5 बेल। फोन उठा। प्लीज सारा फोन मत काटना। The person you are calling cannot be reached. Shit, एयरटेल लेडी। काश इसे पता होता मेरे इमोशंस के बारे में, इमोशनलेस। केशव ने दोबारा कॉल किया, दूसरी बार भी सेम रिस्पॉन्स, तीसरी बार, चौथी बार। सौरभ जो कि केशव को मना कर रहा था बार बार कॉल करने से, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो? पर जब आप ह्यूमिलेशन सहने के लिए तैयार हो ही गए हो, 4-5 मिस कॉल मार ही दी है, तो और 2-4 सही, क्या फर्क पड़ता है। आखिर 10th बार कॉल करने पर जारा ने कॉल उठा ही लिया। क्यों फोन किया है? उस एयरटेल लेडी से भी ज्यादा कोल्ड वॉइस थी जारा की। क्यों, तुम बिजी हो क्या? मैं बाद में कॉल कर लूं? तुम क्यों फोन कर रहे हो केशव? भूल गए हमने क्या डिसाइड किया था? हाँ, हमने ये तो डिसाइड किया था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। केशव, जब हमने ब्रेकअप किया तब क्या डिसाइड किया था कि हम कभी टच में नहीं रहेंगे? वो तुमने डिसाइड किया था जारा। तुम बिजी हो क्या? केशव प्लीज, तुम फोन रख दो वरना मुझे तुम्हें ब्लॉक करना होगा। मतलब तुम मुझे ब्लॉक करोगी? मुझे भूल गई, आज ही के दिन हमने पहली बार प्यार किया था। केशव प्लीज। क्या हुआ, तुम अभी भी अपने उस स्टूपिड बॉयफ्रेंड के साथ हो? रघु, जानती हो हॉस्टल में सब उसे मग्गू रघु कहते थे। प्लीज केशव चुप हो जाओ और खबरदार रघु के खिलाफ कुछ कहा तो। अच्छा, तो अब उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती? तुम अपने आप को क्या कंपेयर करोगे उससे? जानते हो उसने कितना बड़ा स्टार्टअप शुरू किया है? मैं तुम्हें बता भी क्यों रही हूँ। ओके, तो तुम मुझे छोड़कर उसके पैसे के लिए गई हो ना? मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है और मैं आगे फैमिली चाहती हूँ जिसके लिए तुम तैयार नहीं थे। वो करने की बजाय तुमने मेरे घर वालों को बुरा भला कहा। और तुमने क्या किया? तुम्हारे घर वालों ने क्या किया? बस केशव, बहुत हो चुका, मैं फोन काट रही हूँ और खबरदार मुझे दोबारा फोन मत करना। इससे पहले केशव कुछ और कहता, जारा ने फोन काट दिया था। सौरभ ने केशव की तरफ देखा। केशव सोच रहा था कि सौरभ उसे खींचकर थप्पड़ मारेगा, पर उसने केशव को हग किया। विस्की का कुछ इफेक्ट था, सौरभ का वो सपोर्ट। केशव जोर जोर से रोने लगा। तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा भाई, अब बहुत टाइम हो चुका है। हाँ, मैं भूल चुका हूँ उसको। आई एम ओवर हर। चलो अब अंदर चलते हैं। रुको, मैं एक बार और कॉल कर लूं, उसे बता दूं दैट आई एम ओवर हर। प्लीज केशव। पर केशव ने एक बार फिर फोन मिला दिया था। इस बार फोन जारा ने नहीं बल्कि किसी लड़के ने उठाया। रघु, जारा का बॉयफ्रेंड। केशव, तुम क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें आराम से समझा रहा हूँ। जारा को परेशान मत करो। मैं नहीं करता हूँ बार बार फोन रघु। हैप्पी न्यू ईयर एनीवेज। हाँ ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, पर प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम प्लीज मत परेशान करो जारा को। पीछे से जारा की आवाज आ रही थी जो रघु को कह रही थी फोन काटने के लिए। बोलो, तुमने क्यों फोन किया है? अब मैं एक बार जारा से बात कर सकता हूँ? वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, रघु ने कहा। तुम्हें कैसे पता? एक बार फोन दो तो। वो मना कर रही है केशव। पर मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद केशव ने वो सब कुछ कहा जो सुन पाना भी बहुत मुश्किल होता है। हर वो गाली जो आज तक केशव ने सुनी थी, उसने वो रघु को कह दी। सौरभ ने जबरदस्ती केशव के हाथ से फोन लेकर काट दिया और अपनी पॉकेट में रख लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या बोले जा रहे हो? यार मैं क्या करूं? मतलब ऐसे थोड़ी होता है यार। चलो अंदर चलो। फिर जारा से बात करना चाहता था और उस स्टूपिड एसोल ने उठा लिया।
क्योंकि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है, मैं आज के बाद कभी कॉल नहीं करूंगा उसे, कभी भी नहीं। That's better, चले अंदर। मेरा फोन तो दे दो। फोन मेरे पास है और अगर अब तुमने फोन मांगा ना तो मैं फोन जमीन पर फेंक कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चलो अब अंदर। अभी तक की कहानी बहुत सिंपल दिख रही है ना, एक नॉर्मल सी लव स्टोरी, बोरिंग सी। बट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, ये बुक बहुत डिफरेंट है। और केशव ने भी मिस्टर चेतन भगत को बता दिया था कि ये एक लव स्टोरी बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने बाकी हैं। वो ट्विस्ट और टर्न्स क्या हैं, ये हम कहानी के साथ साथ ही जान लेंगे। फिलहाल जो मेन जिस्ट है वो ये है कि केशव, जो कि एक मारवाड़ी है, राजस्थान का रहने वाला है, केशव राजपुरोहित, जो मुस्लिम्स के बारे में ज्यादा अच्छे विचार रखते नहीं है। केशव के पापा आरएसएस में हैं, मुस्लिम से दूर रहते हैं, और अगर उसकी मम्मी को पता चला कि केशव एक मुस्लिम लड़की के साथ हैंग आउट कर रहा है तो वो तो चक्कर खा के गिर जाएंगी। वहीं ज़ारा लोन मुस्लिम तो है ही, कश्मीर की रहने वाली है, बोल्ड है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, अपने विचार सामने रखना पसंद करती है, प्रोटेस्ट में जाती है, कश्मीर के लिए जस्टिस चाहती है। पहली बार डेट पर भी वो केशव को प्रोटेस्ट में ही ले गई थी, जंतर मंतर पर। प्रोटेस्ट हो रहा था कश्मीर के लिए, इंडियन आर्मी के खिलाफ। कश्मीर के लोग जो कि इंडियन आर्मी को पसंद नहीं करते, उन्हें देखते ही वो उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। और इंडियन आर्मी अगर उसके बदले में कोई भी जरा सा एक्शन ले तो इन लोगों को पसंद नहीं आता, और उसी सब के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। केशव, जो कि एक बहुत ही आम लड़का है, इतना जानता है कि पाकिस्तान हमसे कश्मीर छीनना चाहता है और हम देने नहीं वाले। इसके अलावा कश्मीर के मुद्दों से वो बिल्कुल बेखबर है। वहाँ पर सब लोग इंडियन आर्मी को बुरा भला कह रहे हैं, पर ज़ारा ऐसा नहीं कह रही। उसकी सोच थोड़ी अलग है। वो पीस चाहती है, वो जस्टिस चाहती है। उसका कहना है कि वो यहाँ से पढ़ने के बाद कश्मीर जाएगी, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएगी, ताकि एजुकेशन के जरिए ही वहाँ पर अवेयरनेस हो सके, लोगों की जिंदगी में कुछ सुधार वो ला सके। उसने केशव को इस मैटर को थोड़ा समझाने की कोशिश भी की है। उसने कहा है कि इंडियन आर्मी टेररिस्ट को पकड़ लेती है और कई बार वो टेररिस्ट आम इंसानों में मिले हुए होते हैं और बेकसूरों को भी सजा मिल जाती है, जिसकी वजह से लोग इंडियन आर्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। खैर, दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो चुका है और केशव बहुत हैरान है कि ज़ारा जितनी ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़की आखिर केशव जैसे लड़के को क्यों पसंद करती है। जिस पर ज़ारा ने कहा कि बहुत ही कम लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें और उन्हें उससे ईगो प्रॉब्लम्स ना हो। केशव एक बहुत ही सिंपल, सीधा साधा लड़का है, दिल का बहुत साफ है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है, बट ज़ारा को बेइंतहा मोहब्बत करता है। दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है। क्या कारण थे, धीरे धीरे हम वो तो जानेंगे ही, बट अभी वो हर चीज में सिर्फ और सिर्फ ज़ारा को देखता है। इधर वो जो जॉब कर रहा है चंदन क्लासेस में, उसे वो जॉब बिल्कुल पसंद नहीं। आईआईटी दिल्ली से पास आउट होने के बाद एक अच्छी सी कॉर्पोरेट जॉब उसे मिलनी चाहिए थी, पर मिली नहीं। फॉर द टाइम बिंग उसने चंदन क्लासेस ज्वाइन कर लिया, पर अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लगता है कि आईआईटी से करने के बाद अगर उसने चंदन क्लासेस ज्वाइन किया, अगर वो टीचिंग कर रहा है तो शायद वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए फिट नहीं। वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है नई जॉब लेने के लिए। यहाँ पर उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है, सौरभ, जिसने एनआईटी से किया है, बट कॉर्पोरेट जॉब वो भी चाहता है। ना मिलने की वजह से यहाँ पर फिलहाल नौकरी कर रहा है। दोनों एक दूसरे का दुख बांटते रहते हैं और सौरभ केशव को बहुत सपोर्ट भी करता है। केशव आज बहुत ज्यादा उदास है। जिसे पीनी होती है ना, उसे गम हो या खुशी हो, एक ही चीज चाहिए होती है। इसलिए केशव ड्रिंक कर रहा है और सौरभ उसकी बात जानना चाहता है कि उसे आखिर क्या हुआ है। क्या एक बार फिर वो ज़ारा के बारे में सोचने लगा? केशव ने कहा कि नहीं, वो ज़ारा के बारे में नहीं सोच रहा। तो ये सबसे बड़ा झूठ है। उसे हर चीज में सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की बातें ही याद आती हैं। ग्लास में जो बर्फ है वो कश्मीर से आई है और ज़ारा भी तो कश्मीर से है। ये जो टेबल है ये लकड़ी से बना है और ज़ारा को नेचर बहुत पसंद है। कोई भी डीटीसी बस देखकर भी उसे सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की याद आती है। दोनों एक साथ डीटीसी बस में ट्रैवल भी तो कर चुके हैं। खैर, वो किसी भी चीज को कभी भी ज़ारा से जोड़ देता है, पर आज एक्चुअल प्रॉब्लम वो नहीं है। आज एक्चुअल प्रॉब्लम है चंदन क्लासेस का मालिक, जिसने केशव को बुलाकर उसे इंसल्ट किया। वो क्या करता है, केशव को दिखाकर लोगों को कहता है कि अगर ये आईटी कर सकता है
तो तुम्हारा बच्चा भी कर सकता है। वो लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट करता है। केशव के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग और ह्यूमिलेटिंग होता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि केशव भी ऐसा ही करे, वो भी बच्चों को अट्रैक्ट करे, नए बच्चों को एडमिशन दिलवाए। पर केशव जो कि एक सच्चा इंसान है, वो लोगों को कहता है कि 2% से ज्यादा लोग भी IIT में नहीं जा पाते, इसलिए IIT के लिए कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे अंदर कैलिबर नहीं है तो कोई और चीज ढूंढो, IIT सब कुछ नहीं होती। ये बात चंदन क्लासेस के मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं, और जिसके लिए वो केशव को बहुत ज्यादा डांट भी चुके हैं। केशव कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी चाहता है, बहुत जगह पर अप्लाई कर चुका है, पर अभी तक किसी ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। और फिलहाल समय हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। जी हाँ, ब्रेक के उस पार जानेंगे कि आखिर कहानी में क्या नए ट्विस्ट और टर्न्स हैं, क्यों इन दोनों का ब्रेकअप हुआ और क्यों केशव चाह कर भी ज़ारा लोन के पास वापस नहीं जा सकता। फिलहाल आप बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ, सुनते रहिए बुक वर्ल्ड। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट लिटिल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ल्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। कितना अजीब है ना, कभी तो ऐसा होता है कि हम एक इंसान को इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि हमें लगता है कि उसके बिना की जिंदगी हम जी ही नहीं सकते, और समय बदलते हुए देर नहीं लगती। एक दिन ऐसा भी आता है कि उस इंसान के सामने आने पर भी हमें अच्छा नहीं लगता, उससे बात तक करने का हमारा मन नहीं करता। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ल्ड और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। जी हाँ, नॉवल जो आज हमने शुरू की है उसका नाम है द गर्ल इन रूम 105। कहानी है केशव की, जो कि जयपुर का रहने वाला है, मारवाड़ी है, प्यार करता था ज़ारा लोन नाम की लड़की से जो कि कश्मीरी है। दोनों का अभी फिलहाल ब्रेकअप हो गया है और कहीं ना कहीं केशव इस सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार भी मानता है। खैर आज तो वो बहुत अपसेट है, ज़ारा की वजह से नहीं बल्कि चंदन क्लासेस के मालिक की वजह से। पर उसके सबसे अच्छे दोस्त सौरभ ने कहा कि वो समझ सकता है कि केशव क्यों अपसेट है। आज की डेट उसे याद है। केशव को उस दिन की डेट सच में याद नहीं थी। उस दिन थी 7 फरवरी, कल 8 फरवरी, यानी कि ज़ारा का बर्थडे। इतने सालों में पहली बार केशव ज़ारा का बर्थडे भूल गया था। हाँ, थोड़े दिनों पहले तक उसे याद था, पर आज उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं था। 2 घंटे बाद 12 बज जाएंगे और ज़ारा का बर्थडे होगा। सौरभ भी जानकर रिग्रेट कर रहा है कि उसे केशव को याद नहीं दिलाना चाहिए था, पर केशव ने कहा कि वो कॉल नहीं करेगा। अब वो और ह्यूमिलेट नहीं होना चाहता। बहुत हो गया यार, इतनी बार वो ज़ारा को उसके बर्थडे पर कॉल कर चुका है। या तो उठाती नहीं, उठाती है तो बहुत ही ब्लंटली बात करती है और किसी भी बात का ठीक से जवाब देती ही नहीं। खैर इस बार उसने डिसाइड किया है नो कॉल्स एट ऑल। ये बात सुनकर सौरभ खुश हो गया है और उसने कहा है कि इसी बात पर एक ड्रिंक और हो जाए। दोनों ने गॉसिप करना शुरू किया चंदन क्लासेस के मालिक के बारे में। उनकी सेक्रेटरी जो कि एक 50 साल की औरत है, उसके साथ उनका अफेयर चल रहा है। केशव ये सुनकर बहुत हैरान हुआ है। ये बात पता चली सौरभ को जब वो किसी काम के लिए उनकी सेक्रेटरी के पास गया, जिसका फोन खुला हुआ था, जिस पर चंदन के मैसेजेस आए हुए थे, किस और लव के इमोटिकॉन्स बनाए हुए थे। लिखा था कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, और ये भी लिखा था कि रात आने का इंतजार वो कर भी नहीं पा रहा है। ये सुनकर इन दोनों को बड़ा अजीब लगा। वो शीला आंटी जो कि 50 साल से ऊपर की एज की है, उनके बेटे का हाल ही में बेटा हुआ है।
और 100 किलो से ऊपर वेट होगा। क्या वो और चंदन? पर वैसे भी चंदन के साथ सोने के लिए कौन ही तैयार होगा। दोनों ये बातें सोच सोच कर हंसे जा रहे हैं। कुछ तो विस्की का इफेक्ट है, दोनों पागलों की तरह हंस रहे हैं। सोच सोच कर, इमेजिन कर करके दोनों पागल हो रहे हैं। सौरभ केशव से कह रहा है कि उसे इमेजिन नहीं करना चाहिए। दोनों पूछ रहे हैं कि अगर वो रात को मिलते होंगे तो क्या करते होंगे, कहाँ पर जाते होंगे, और वियर्ड आंसर्स खुद ही बना रहे हैं और पागलों की तरह हंस रहे हैं। ये सब करते करते रात के 2 बज गए हैं। आज पहली बार केशव ने 12 बजे ज़ारा को कॉल नहीं किया है। विस्की की बोतल ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुके हैं। तभी केशव के फोन पर मैसेजेस आ रहे हैं। रात को 2 बजे कौन मैसेज करेगा? केशव सोचकर हैरान है। बस सौरभ को कहना है कि किसी कंपनी वाले का फोन होगा और ज्यादा डेटा खरीद लो एंड ब्ला ब्ला स्टफ। मैसेज और भी आ रहे हैं। इतनी रात को कौन मैसेज करेगा? ये सोचकर केशव ने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर देखकर वो हैरान रह गया। 500 मैसेजेस फ्रॉम ज़ारा लोन। उसने सौरभ को उठाया। उठ यार देख मेरी स्क्रीन पर। सौरभ जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक है, उसने कहा कि वो नहीं देखना चाहता कि कौन सी कंपनी वाला केशव को क्या ऑफर दे रहा है। पर केशव जिसका नशा काफी उतर गया है, उसने सौरभ से पूछा कि वो क्या करे। सौरभ ने कहा ऑब्वियसली तेरा फोन है, एटलीस्ट चेक तो कर क्या मैसेजेस हैं। केशव ने मैसेजेस खोले जो देखकर वो दंग रह गया। पहले मैसेज में ज़ारा ने लिखा था, अच्छा तो अब तुम मुझे बर्थडे पे विश नहीं करोगे? क्या तुम्हें याद है आज मेरा बर्थडे है? बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगा, तुमने आज मुझे विश तक नहीं किया। पता नहीं क्यों, बट मैं आज तुम्हारे बारे में सोच रही थी। क्या तुम बिजी हो? ये मैसेजेस देखकर केशव के हाथ पैर कांपने लगे थे। केशव ने सौरभ को अपना फोन दिखाया। देखो गोलू ये क्या लिखा है? मैसेजेस देखकर सौरभ भी हैरान था। पता नहीं, हो सकता है उसे तुम्हारी वैल्यू समझ आने लगी हो, या फिर उसे अटेंशन नहीं मिली, उसे ये बुरा लग रहा होगा। तो मैं अब करूं क्या, ये तो बताओ। पता नहीं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। लेट मी स्लीप फॉर अ व्हाइल। क्या आप बात कर रहे हो गोलू? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, बताओ ना क्या करूं। चलो एक काम करते हैं, पहले मुंह धो के आते हैं, फिर सोचते हैं ये हो क्या रहा है। दोनों बाथरूम में गए, मुंह धोकर आकर बैठे। तब तक ज़ारा का एक मैसेज और आ चुका था। आर यू देयर? गोलू क्या करूं, क्या रिप्लाई करूं? देख ले यार, I mean, नॉर्मल कोई भी बात कर ले। वाओ कितना अच्छा सजेशन है। खैर केशव ने यस रिप्लाई किया। ज़ारा जो कि मैसेज टाइप कर रही थी, I miss you। ये पढ़कर वो सौरभ से थोड़ा दूर हो गया था। वो सौरभ की एडवाइस तो चाहता है, पर अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। केशव ने लिखा, सच में? हाँ, जिंदगी तुम्हारे बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। टाइप करते हुए केशव के हाथ कांप रहे थे। तुम सीरियस हो ज़ारा? लाइक तुम जानती हो इस सब का मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा? हाँ मैं जानती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। आई रियली मिस यू। और रघु एक बहुत अच्छा इंसान है, बट वो मेरे लिए नहीं है। केशव जो कि बहुत ज्यादा खुश हो गया था, भगवान का धन्यवाद कर रहा था। थैंक यू गॉड, आखिर तुमने मेरी सुनी ली। आई रियली मिस यू अलॉट, तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ ज़ारा। अच्छा, और इसीलिए आज मेरा बर्थडे भूल गए? नहीं बेबी, ट्रस्ट मी, मुझे अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ा तुम्हें विश ना करने के लिए। प्लीज आई एम सॉरी। अरे भाई बुरा क्यों मान रहे हो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ज़ारा ने एक स्माइलिंग इमोटिकॉन बनाकर भेज दिया। मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ विश करने के लिए? कॉल क्यों, क्या तुम खुद मुझसे मिलने आना नहीं चाहते मुझे विश करने? केशव ने फोन साइड में रख दिया, भगवान के आगे हाथ जोड़े। आज क्या भगवान उसके ऊपर मेहरबान हुए हैं। खुद ज़ारा कह रही है कि वो उससे मिलना चाहती है। फटाफट से फोन उठाकर टाइप किया, हाँ कब, सुबह आ जाऊं? सुबह क्यों, अभी आ जाओ। केशव ने टाइम चेक किया, 3 बज रहे थे। इस टाइम तुम हो कहाँ पर? अपने रूम में, हॉस्टल? क्या तुम अपने बर्थडे वाले दिन हॉस्टल में हो? तुम घर नहीं गई? कल जाऊंगी, घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है। और रघु वो हैदराबाद में है, तुम इस टाइम बाहर आ सकोगी? I mean, you want to go out somewhere with me? नहीं, मैं तो बाहर नहीं आ पाऊंगी इस टाइम, पर तुम आ सकते हो। मैं? और वो कैसे?
अच्छा, कोई भूल गया है कैसे पेड़ों पे चढ़ चढ़ के वो मेरे रूम में आया करता था मुझे विश करने? अरे वो तो बहुत पुरानी बात है। या बट आई रियली मिस दोस डेज। इवन आई मिस दोस डेज। हाँ भाई, अब तो तुम कॉलेज पास कर चुके हो, अब तुमसे कहाँ ये सब कुछ होगा। मतलब चलो रहने दो, इट्स ओके। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अभी आ जाऊंगा। बताओ, आ जाऊं अभी? अरे नहीं, अभी बाहर बहुत ठंड भी है और बहुत रिस्की भी होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा रूम अभी भी वही है 105? अरे नहीं, रहने दो, बहुत रात हो चुकी है, हम लोग बाद में मिल लेंगे। तुम बताओ ना, तुम्हारा रूम अभी भी वही है? हाँ वही है 105। क्यों? कुछ नहीं, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ज़ारा ने स्माइली बनाकर भेज दी। वो जानती है कि केशव को अगर कोई चैलेंज दिया तो वो एक्सेप्ट जरूर करेगा, एटलीस्ट उससे मिलने के लिए तो जरूर करेगा। सौरभ जो कि अभी बहुत ज्यादा नशे में था, ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका था, केशव ने उसे उठाया और उसे कहा कि अभी इन दोनों को जल्दी जाना होगा। ज़ारा ने खुद केशव को बुलाया है। सौरभ कह रहा था कि यार सुबह चले जाना, अभी वैसे भी हमने बहुत ज्यादा पी हुई है, नशा भी बहुत है, पुलिस भी पकड़ सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, व्हाई डोंट वी गो इन द मॉर्निंग? पर ज़ारा ने बुलाया भाई, अभी की अभी जाना होगा। केशव ने जबरदस्ती सौरभ को उठाया, बाइक स्टार्ट की और घोड़ चला IIT हॉस्टल की तरफ, जहां हिमाद्री हॉस्टल में रूम नंबर 105 में रहती है ज़ारा लोन। सौरभ ने पूछा कि वो अंदर कैसे जाएगा, IIT में ऐसे तो किसी को घुसने नहीं देते। तब केशव ने कहा कि उसने पुराना ID कार्ड ले लिया है और उसने वो ID कार्ड सौरभ को पकड़ा दिया। डेट पर हाथ रख के आराम से गेट कीपर को दिखाया जा सकता है और कॉन्फिडेंटली अंदर जाया जा सकता है। ये लोग बाइक थोड़ा तेज चला रहे थे। सौरभ ने कहा भाई धीरे चलाओ, कहीं पुलिस ना पकड़ ले, और कुछ वैसा ही हुआ। पुलिस ने इनको तेज चलाते हुए देख लिया, दूर से ही रुकने का इशारा किया। सौरभ ने कहा अब तो हम मर गए, पर केशव ने बाइक थोड़ी धीरे की और उसके बाद फुल स्पीड में उसने तेज बाइक भगा ली और वो IIT हॉस्टल के गेट पर पहुंच गया। वहाँ दूर से ही डेट पर हाथ रखकर उन्होंने ID कार्ड दिखाया और हॉस्टल गेट्स के अंदर कॉप जो कि ऑलरेडी ही केशव का पीछा कर रहे थे, उन्हें गेट के बाहर ही रोक लिया गया। अक्सर IIT के स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, रात को बाइक लेकर निकल जाते हैं और मस्ती करके वापस आ जाते हैं। कॉप्स को गेट के अंदर नहीं आने दिया गया। सौरभ ने पूछा कि वो कैसे जाएगा गर्ल्स हॉस्टल में, जिस पर केशव ने कहा पुराना तरीका, पिछले 5 सालों से ज़ारा IIT हॉस्टल के इसी कमरे में रह रही है। वो यहाँ से PhD कर रही है। उसका रूम जो कि काफी बाहर की तरफ है, फर्स्ट फ्लोर पर है। उसके बाहर ही एक बड़ा सा आम का पेड़ है, उस पर चढ़कर ही जंप मारकर अक्सर केशव ज़ारा के कमरे में जाया करता था। गेट से जाना तो इम्पॉसिबल है, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और सिक्योरिटी की कार भी वहाँ पर चक्कर लगाती रहती है। ज़ारा के कमरे में जाने का और कोई तरीका केशव के पास नहीं है। सौरभ ने कहा कि अब वो कॉलेज भी खत्म कर चुका है, अब अगर वो पकड़ा गया तो प्रॉब्लम सिर्फ प्रोफेसर के सामने नहीं होगी, बल्कि उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उसे सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना चाहिए। पर केशव इस समय ज़ारा के प्यार में इतना पागल था कि कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसने कहा कि बस एक ही तरीका है और उसे कैसे भी करके ज़ारा के रूम में जाना ही है। आखिर ज़ारा ने उसे बुलाया है। रूम 105, जिसे केशव और ज़ारा अपना छोटा घर कहते थे, ये लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलते थे। अब केशव अपने हॉस्टल में तो ज़ारा को ले जा नहीं सकता था, सिक्योरिटी तो अलग बात है, पर लड़के ये देखकर कि केशव के रूम में लड़की है पागल हो जाते, उनके जख्मों पर नमक छिड़क जाते। इसलिए उसने ऐसा कभी भी ट्राई नहीं किया और हमेशा ही वो ज़ारा के कमरे में आया, आम के पेड़ पर चढ़कर जंप मारता था, खिड़की खुली होती थी और सीधा ज़ारा के कमरे में। दोनों वहाँ पर बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। सौरभ को इस समय बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्या होगा अगर ये दोनों पकड़े गए। इस समय कोचिंग क्लास में पढ़ाने वाले टीचर्स गर्ल्स हॉस्टल के बाहर क्या कर रहे हैं, उनके पास इस सब की कोई एक्सप्लेनेशन है भी नहीं। वो केशव से कह रहा था कि वो जो कर रहा है उससे पहले उसे 1000 बार सोचना चाहिए, पर केशव के दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ ज़ारा बसी थी। वो अपनी जैकेट उतारकर पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार था। सौरभ एक बार फिर उसे पूछना चाहता था कि वो ये सब कुछ कैसे कर पाएगा, अगर गिर गया तो क्या होगा। पर केशव का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर था। उसने कहा वो ऑलरेडी बहुत बार ये कर चुका है और उसे कॉन्फिडेंस है कि वो ये कर सकता है। ये कहकर जैकेट उतारकर वो पेड़ पर चढ़ भी गया था। उसने कहा अगर कोई यहाँ पर आए तो तुम खांसी कर देना। सौरभ ने पूछा अच्छा फिर उससे क्या होगा। हाँ ये भी है, होगा तो कुछ नहीं, तो तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करना।
बातों में लगाना। सौरभ ने पूछा, फिर मैं कहूँगा क्या कि मैं कोचिंग क्लास में पढ़ाने वाला टीचर यहाँ कर क्या रहा हूँ? तुम कुछ तो सोचो केशव ये सब करने से पहले। केशव ने सोचकर कहा, ठीक है, मुझे पता है यहाँ कोई नहीं आएगा, डोंट वरी। केशव दूसरी ब्रांच पर चढ़ा, तभी उसने कहा, शिट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सौरभ घबरा गया, क्या प्रॉब्लम हुई अब? मैं इतने दिनों बाद ज़ारा के कमरे में जा रहा हूँ, वो भी उसके बर्थडे वाले दिन। मैं गिफ्ट भी नहीं लाया। मतलब ये बड़ी प्रॉब्लम है। केशव, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। जाओ बाद में अमेज़न वाउचर दे देना। ना केक, ना गिफ्ट, ना फ्लावर्स। कैसे जाऊंगा मैं ऐसे खाली हाथ ज़ारा के कमरे में? जाओ जल्दी जाओ और ये खत्म करके आओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। खैर, केशव खुद भी जानता है कि अब उसका वो फिटनेस लेवल नहीं है जब वो वॉलीबॉल कैप्टन था। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है, फिटनेस के लिए कुछ करता भी नहीं है। घबराते हुए, डरते हुए और ज़ारा के प्यार के लिए वो पेड़ पर चढ़कर ज़ारा की खिड़की तक पहुंच भी गया। ज़ारा ने हमेशा की तरह खिड़की खुली रखी है और वो ज़ारा के रूम के अंदर पहुंच गया है। कमरे की लाइट्स ऑफ हैं। ज़ारा ने केशव को बुलाया है और लाइट्स ऑफ करके रखी हैं। वो बहुत क्रेजी है, वो कुछ भी कर सकती है। हैप्पी बर्थडे, केशव ने खिड़की पर खड़े खड़े ही बोला, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ज़ारा ने खुद उसे इनवाइट किया है, वो सो तो नहीं गई। केशव ने अपना फोन निकाला और फोन का टॉर्च जलाकर कमरे में मारा तो देखा कि ज़ारा अपने बेड पर कंबल ओढ़कर सो रही है। हे ज़ारा, मैं आ गया हूँ। केशव, उठो, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। कोई रिस्पॉन्स ज़ारा की तरफ से नहीं आया। पुराने टाइम की तरह वो ज़ारा के कंबल में तो नहीं जा सकता, उसे हक तो नहीं कर सकता। उसने वहीं खड़े रहकर फोन की फ्लैशलाइट से उसके लैंप का स्विच ढूंढा, लाइट जलाई। कम ऑन बर्थडे गर्ल, अब तो उठ जाओ, बहुत एक्टिंग हो गई। हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारा केशव आ गया हूँ तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने। ज़ारा का कंबल जिस पर टेडी बियर्स बने हुए हैं, साइड में कुछ व्हाइट पेपर्स रखे हुए थे, उसके ऊपर उसका आईफोन जो चार्ज पे लगा हुआ था और उसके साथ ही जॉनसन्स बेबी लोशन जो ज़ारा रोज सोने से पहले लगाती है। कम ऑन माय जॉनसन्स बेबी गर्ल, गेट अप, मैं आ गया हूँ यहाँ पर। हैप्पी बर्थडे बेबी, कम ऑन ना। ज़ारा बिल्कुल हिली भी नहीं। केशव ने ज़ारा के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे हिलाया। कम ऑन बेबी, गेट अप। ज़ारा एक्टिंग कर रही है। क्या वो ये चाहती है कि केशव उसके साथ बेड पर आ जाए, उसे लेटकर हक कर कर विश करे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ारा ड्रंक है? उसने ड्रंकन स्टेट में सारे मैसेजेस लिखे हैं, उसे कुछ होश नहीं कि वो क्या लिख रही है। अंदर केशव की एक और आवाज कह रही थी कि वो एक्टिंग कर रही है। वो चाहती है कि केशव उसे हग करे, उसे किस करे और तब उसे विश करे। उसके अंदर की आवाज उसे कह रही थी कि उसे ज़ारा के साथ ले जाना चाहिए, उसे हग करना चाहिए, उसे कर्डल करना चाहिए। पर दूसरी आवाज कह रही थी नहीं, उसे यहाँ पर वेट करना चाहिए। केशव ने इस बार ज़ारा के शोल्डर को और तेज हिलाया, पर इसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं। उसने उसका कंबल खींच लिया। ज़ारा ऐसे लेटी हुई है जैसे वो बहुत ही गहरी नींद में सो रही है। क्या ज़ारा बस करो ना, कितना एक्टिंग। तुमने कहा था और मैं आ गया यहाँ पर तुम्हें विश करने। अब कितनी देर तक एक्टिंग करोगी? ज़ारा, अब तुम उठोगी या नहीं? ज़ारा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ले जाऊं और तब तुम्हें विश करूं। वो ज़ारा को हटाने लगा ताकि अपने लिए जगह बना सके। काफी हेवी फील हो रही है ज़ारा की बॉडी। क्या कर रही हो यार ज़ारा, प्लीज आने दो ना मुझे। केशव ने ज़ारा के माथे को टच किया, बिल्कुल ठंडा। क्या हुआ ज़ारा, तुम ठीक हो ना? उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो ज़ारा के गले पर लाल निशान बने हुए थे। उसने फटाफट से कमरे की लाइट जला दी और तब ज़ारा की बॉडी को देखकर वो खुद ही फ्रीज हो गया। ज़ारा की बॉडी बिल्कुल स्टिल थी। उसने उसके चीक को टच किया, उसके लिप्स को टच किया, बिल्कुल आइसी कोल्ड। अरे क्या हुआ है तुम्हें? केशव ने ज़ारा का हाथ पकड़ा, उसकी पल्स चेक की, पल्स बंद थी। ज़ारा वॉज डेड। केशव को जैसे नॉजिएटेड फील होने लगा। वो खिड़की के पास चला गया। वहीं नीचे सौरभ खड़ा था। उसने इशारा किया कि कब केशव वापस आ रहा है। केशव कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी ज़ारा नहीं मर सकती,
ऐसा नहीं हो सकता, ज़ारा नहीं मर सकती। वो वापस कमरे में आ गया ये सोचकर कि शायद ज़ारा खड़ी हो जाए, शायद उससे बातें करने लगे, पर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी जेब में सौरभ का फोन बज रहा था। क्या हुआ लकी चैप, वापस कमरे में चले गए? अब मैं यहाँ रुकूं भी या चले जाऊं? तुम ऊपर आ सकते हो सौरभ? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में बुला रहे हो? क्या हो गया? प्लीज सौरभ, तुम ऊपर आ सकते हो? क्या हुआ केशव? बस तुम ऊपर आ जाओ प्लीज। ठीक है, केशव ने फोन काट दिया था। उसके बाद फोन की फ्लैशलाइट दिखाकर सौरभ को हेल्प की कमरे में आने के लिए। क्या हुआ भाई? ये कहते हुए सौरभ कमरे के अंदर घुसा और ज़ारा की बॉडी को ऐसे पड़े हुए देखकर वो हैरान रह गया। क्या हुआ? ये सो रही है, तुमने उसे उठाया नहीं? वो मर चुकी है सौरभ। क्या? धीरे बोलो, एक गर्ल्स हॉस्टल है, लड़कों की आवाज यहाँ पर सुनाई नहीं देनी चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? धीरे बोलो, एक गर्ल्स हॉस्टल है। पर भाई उसकी तबीयत खराब होगी, कुछ तुम देखो ना ध्यान से। हाँ मैं देख चुका हूँ, उसकी पल्स नहीं चल रही, वो सांस नहीं ले रही। सौरभ, शी इज डेड। बट ये कैसे पॉसिबल है? थोड़ी देर पहले ही तो ज़ारा ने केशव को मैसेज किया था। केशव ने एक बार फिर अपना फोन निकालकर चेक किया। हाँ, मैसेजेस ज़ारा के ही थे। फिर क्या हुआ होगा? कैसे मरी ज़ारा? सौरभ ने पूछा। ठीक, कैसे पता हो सकता है यार? मैं यहाँ आया तो ये ऐसे ही थी। बट कैसे पॉसिबल है? थोड़ी देर पहले तुम्हें मैसेज कर रही थी और अब वही तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सौरभ, मैं क्या करूं? दोनों के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, कुछ समझ आ नहीं रहा था कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए। अब क्या किया जाए, क्या एक्शन लेना चाहिए? अब क्या करें? पता नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, केशव ने कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। सौरभ बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। डर तो केशव को भी लग रहा था, पर किसी को तो सोचना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। भाई मैंने आज तक कभी डेड बॉडी नहीं देखी। हाँ, तू तो ऐसे कह रहा है ना जैसे मैं हमेशा डेड बॉडीज के साथ ही घूमता रहता हूँ। केशव को सौरभ इस समय इरिटेट कर रहा था। मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ मत आओ, हम अपने घर में कितने अच्छे थे, फिर आप बात के तो मुसीबत मोल लेने यहाँ पर आ गए ना। अब हम क्या करेंगे? तो 2 मिनट चुप तो रहे भाई, सोचने तो दे, कुछ ना कुछ तो करना होगा। हम ऐसे तो यहाँ से नहीं जा सकते, किसी ना किसी को तो इन्फॉर्म करना होगा, किसी ना किसी को तो बताना होगा, केशव ने कहा। अच्छा, और हम क्या बताएंगे? इतनी रात को हम गर्ल्स हॉस्टल के इस कमरे में क्या कर रहे थे, और जब वो लड़की जिसके कमरे में हम आए हैं उसकी लाश यहाँ पड़ी है। क्या बात कर रहे हो तुम केशव? हम क्या बोलेंगे किसी को? तो तुम क्या चाहते हो, हम यहाँ से चले जाएं, भाग जाएं यहाँ से? मुझे लगता है यही सही है। हम जहाँ से आए हैं चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और घर जाकर सो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। केशव को भी लग रहा था कहीं ना कहीं ये सही भी है और सही नहीं भी है। इस तरह से वो यहाँ से भाग तो नहीं सकता। पर सोचने की बात यह है कि आखिर ज़ारा मरी कैसे होगी? सौरभ को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ ने कहा कि जो भी हो वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल यहाँ से चलो, हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। वो बीमार नहीं थी सौरभ, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? सौरभ ने कहा। इसका मतलब इसे किसी ने मारा है ना? क्या? हम एक मर्डर सीन पर हैं। जल्दी करो केशव, हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कोई हमें देख ले। तुम समझते क्यों नहीं हो? सौरभ प्लीज 2 मिनट बैठ जाओ, कुछ सोचने तो दो। तो तुम क्या चाहते हो? हम यहाँ पर बैठ जाएं ताकि सब लोग आ जाएं और हमें पकड़ कर ले जाएं, हमें ही दोषी बना दें? तो तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग जाओगे तो बच जाओगे? हाँ, अभी तो बाहर अंधेरा है, हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे, किसी को क्या पता चलेगा हम यहाँ आए थे? सौरभ ने कहा। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? ये कोई छोटी बात है? IIT के हॉस्टल में एक PhD करने वाली लड़की जो कि कश्मीरी थी, उसका मर्डर हो गया है। तुम समझ नहीं रहे हो? यहाँ पर बहुत सारी मीडिया आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी और ये बहुत बड़ा केस बनने वाला है। तो क्या हुआ? वो पता लगा लेंगे और क्या? केशव ने कहा। कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं, कोई भी कर सकता है, हमारे ऊपर ही नाम क्यों आएगा?
हम बाइक पर यहाँ आए थे, हमें पुलिस वालों ने पकड़ा था, हमें गेट कीपर ने रोका था। उन सबको भी तो हमारी शक्ल याद हो सकती है। तो क्या हम ऐसे ही बाइक पर चक्कर लगा रहे थे? और इस कमरे में हर जगह हमारे फिंगरप्रिंट्स होंगे। क्या फिंगरप्रिंट्स? सौरभ ने कहा। हाँ, तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो उस पर भी तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स होंगे। सौरभ उसी समय खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? कोई क्राइम पेट्रोल चल रहा है क्या यहाँ पर? क्या हम सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाकर यहाँ से भाग नहीं सकते? नहीं गोलू, ये इतना आसान नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ फिंगरप्रिंट्स होंगे, यहाँ तक कि ज़ारा के फेस पर भी मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। तो इसका मतलब हमारी जिंदगी खत्म, सब खत्म हो गया? नहीं गोलू, अगर हम यहाँ से सब कुछ मिटाकर भाग जाते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, तब तो सब कुछ जरूर खत्म हो जाएगा। हमें सब कुछ सच सच बताना होगा। क्या तुम क्या चाहते हो? हम ये बताएं कि रात को पूरे दारू के नशे में हम बाइक लेकर यहाँ तक आए, हमने पुलिस को धोखा दिया, गेट कीपर को धोखा दिया, झूठा आईडी कार्ड दिखाकर हम गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में इस पेड़ पर चढ़कर पहुँचे। तुम क्या बात कर रहे हो केशव? गोलू, मैं जानता हूँ ये सब कुछ हमने गलत किया है, पर इससे हम मर्डरर तो नहीं बन गए ना? क्या मर्डरर्स? तुम ऐसा शब्द यूज भी कैसे कर सकते हो? हमने कुछ भी नहीं किया है। हाँ गोलू, मैं जानता हूँ, पर हमें किसी न किसी को तो कॉल करना ही होगा। किसको पहले कॉल करूँ? भाई सोच ले, तू क्या कर रहा है? वैसे भी आज तुझे कुछ अच्छे ख्याल आ नहीं रहे हैं। सोच कर कर जो करता है। गोलू, अगर तू चाहता है ना तो तू यहाँ से चला जा। मैं सच कह रहा हूँ, तू चला जा यहाँ से। मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लूंगा। मैंने ऐसा कब कहा है केशव? नहीं गोलू, मैं सच कह रहा हूँ। तुमने मना किया था यहाँ आने के लिए, फिर भी मैं आया। ये सारी मेस मैंने खुद क्रिएट की है। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम क्यों बेकार में पंगे में पड़ रहे हो? भाई क्या बात कर रहे हो? हमने डिसाइड किया था ना, जो भी करेंगे एक साथ करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। तुम करो, किसको फोन करना है? आई लव यू गोलू। आई लव यू टू भाई। अब बताओ ना, फोन किसको करना है? हम ज़ारा के पेरेंट्स को फोन कर सकते हैं, पुलिस को फोन कर सकते हैं, या उसके बॉयफ्रेंड को। क्यों ना हम गेट कीपर के पास चले जाएं और उसे सब कुछ बता दें। उसके बाद वो खुद फोन कॉल कर लेगा। हाँ, बात तो ये भी ठीक है, केशव ने कहा। पर अगर हम बिना किसी को फोन किए गेट कीपर के पास गए तो कहीं वो लोग ये ना सोचे कि हम भाग रहे थे। इससे अच्छा होगा कि पहले हम खुद फोन कर लें और उसके बाद गेट कीपर के पास चले जाएं। मैंने आज तक कभी पुलिस को कॉल नहीं किया, सौरभ ने कहा। हाँ, मैंने भी नहीं किया। तो पुलिस को हम सबसे लास्ट में ही कॉल करेंगे। फिर पहले किसको कॉल करें? सौरभ ने पूछा। ज़ारा के पेरेंट्स को नहीं, कैसे बताऊंगा मैं उनको? मैं उस स्टूपिड रघु को ही कॉल करता हूँ। तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ है, बहुत बार उसने मुझे कॉल किया था ना, ये कहने के लिए कि मैं ज़ारा से दूर रहूं। मैंने उसका नंबर सेव कर लिया था। केशव ने रघु को कॉल किया, पर किसी ने कॉल नहीं उठाया। 2 बार किया, 3 बार किया, कोई फायदा नहीं। उसके बाद ना चाहते हुए भी केशव ने ज़ारा के फादर का नंबर मिलाया। क्या बोलेगा उनको कि मैं आपकी बेटी के हॉस्टल रूम में हूँ, आपकी बेटी मर चुकी है। खैर, जब ज़ारा के पापा ने फोन उठाया तो वो नींद में तो थे ही, साथ साथ गुस्से में भी थे। उन्होंने पूछा कि इस समय 3:38 रात के क्यों केशव उनको कॉल कर रहा है, जिस पर केशव के लिए ये न्यूज उन्हें दे पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब जैसे उसका पूरा सर घूम रहा था, सब कुछ सच उसे सामने दिखाई दे रहा था। वो बहुत डर रहा था। उसने बस उन्हें इतना ही कहा कि वो ज़ारा के हॉस्टल आ जाएं और वो वहीं पर उनका इंतजार करेगा। ये कहकर केशव ने कॉल काट दी थी। अब बारी थी पुलिस को फोन करने की। केशव ने अपने फोन पर हॉस कॉस पुलिस स्टेशन का नंबर निकाला, वहाँ कॉल किया और उन्हें बताया कि IIT हॉस्टल में एक लड़की का मर्डर हो गया है। उसका नाम केशव राज पुरोहित है और वो वहीं हॉस्टल के गेट पर उनका इंतजार कर रहा है। पुलिस जो कि अलर्ट हो गई थी, उन्होंने कहा कि केशव उनका वहीं पर इंतजार करे, वो जल्दी ही टीम भेज रहे हैं। सौरभ अब इस कमरे से निकल जाना चाहता था, उसका दम घुट रहा था। खैर, सौरभ और केशव कमरे से बाहर जाने लगे। केशव 1 मिनट रुका, वापस लौटकर उसने ज़ारा के माथे को चूमा। उसका एक आंसू ज़ारा के फेस पर गिर गया था। आई लव यू बेबी, हैप्पी बर्थडे। ये दोनों गर्ल्स हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचे, जो इन्हें देखकर हैरान हो गया। गर्ल्स हॉस्टल में 2 लड़के कैसे आए? और जब इन्होंने सारी कहानी बताई तो उसके होश उड़ गए थे। तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुंच गई थी और पुलिस की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ गए थे। उनके लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी
दो लड़के एक गर्ल्स हॉस्टल के रूम में चले गए हैं और एक लड़की का मर्डर कर दिया है। जी हाँ, ऑब्वियसली जब तक ये नहीं पता चलता कि मर्डर किसने किया है, ये दोनों ही सस्पेक्ट हैं। आखिर ये दोनों ही मर्डर सीन पर थे, आखिर ये दोनों ही वहाँ कमरे में थे। इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स हर जगह पर पाए भी जाएंगे। पुलिस ज़ारा के कमरे में गई, बहुत सारी पिक्चर्स भी खींची। क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन होना था। सिक्योरिटी गार्ड्स जो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे, उनमें से एक ने चौकीदार के मुंह पर थप्पड़ मारा, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोका और कहा कि वो क्राइम को होने से तो रोक नहीं पाए, अब कम से कम उन्हें इन्वेस्टिगेशन तो करने दे। सिक्योरिटी गार्ड्स को भी केशव और सौरभ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर कैसे वो सारी सिक्योरिटी तोड़कर रूम में जा पाए हैं। पुलिस ने ज़ारा का फोन उठा लिया था, एक प्लास्टिक बैग में रख लिया था। वो किसी भी चीज को छू नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें फिंगरप्रिंट्स देखने थे और हर जगह पर केशव और सौरभ के फिंगरप्रिंट्स उन्हें जरूर मिल जाएंगे। पुलिस इंस्पेक्टर विकास राणा को केशव ने अपनी पूरी कहानी बता दी थी, पर उन्हें केशव के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने सौरभ से पूछा कि क्या केशव सच कह रहा है। सौरभ, जो कि बहुत घबरा गया था, उसके होंठ कांप रहे थे। कांपते होठों से उसने हाँ तो कहा था, पर इससे उनका शक और ज्यादा बढ़ गया था। खैर, इन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। कहते हैं ना कि जिंदगी एक पल में कहां से कहां पहुंच जाए कुछ पता नहीं। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है ये नॉवल। एक पल पहले कहां केशव की खुशियां 7वें आसमान पर थी, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे मैसेज किया था, और दूसरे ही पल उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। पुलिस स्टेशन में उसे ले जाया गया है। मर्डर का सस्पेक्ट वही है और बच पाना पुलिस के हाथों से कितना मुश्किल होता है ये आप सब जानते हैं। देखा कैसे ये कहानी एक सिंपल सी लव स्टोरी से एक थ्रिलर बन गई है, सस्पेंस नॉवल बन गई है। आगे इस कहानी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। जानना होगा कि आखिर ये मर्डर किया तो किया किसने और क्यों केशव को ही यहाँ पर बुलाया गया। केशव जिसकी कोई गलती नहीं, पर क्या वो प्रूव कर पाएगा? बहुत सारे सवाल आपके मन में खड़े हो गए होंगे, पर इनका जवाब जानने के लिए आपको एक हफ्ता इंतजार करना होगा। बार बार मुझे रिमाइंड करने से कुछ नहीं होगा। ये शो वेडनेसडे को आता है और वेडनेसडे को ही आप इसका नेक्स्ट पार्ट सुन पाएंगे। आपके कमेंट्स, आपका वैल्यूएबल फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आई होप मेरा इशारा अब समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त निशा को आपको देनी होगी इजाजत, ताकि अगले हफ्ते फिर लौट कर आ पाऊँ कहानी की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक आप प्यारे प्यारे फीडबैक देते रहिए, अपने सजेशंस देते रहिए और बताते रहिए कि आपको ये शो कैसा लगता है। तरीका बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं इसे YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं, या फिर www.radioudan.com पर जाकर एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। हमारा स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स उड़ान लाइव शोज रेडियो उड़ान, कहीं भी जाके आप अपना फीडबैक देकर अपनी फीलिंग्स हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर लौट कर आ जाऊंगी। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप लविंग, कीप लाफिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट अ फ्लाइट। बाय बाय।